आपका अपना चैनल सूरज चौधरी मैथ में। तो हम क्लास 10th को लेकर के 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स से संबंधित जो भी VVI या थोड़ा बहुत थ्योरी है मैं उसको अभी रिपीट करवा दे रहा हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका कंसेप्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमारा टॉपिक है आज का सर्कल। तो देखिए सर्कल किसको कहते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे कि सर्कल होता क्या है। देखिए एक निश्चित दूरी से किसी पॉइंट से एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट O ले लिए। पॉइंट O से एक फिक्स पॉइंट के अराउंडिंग बहुत सारे जब इन्फिनाइट बिंदु, बहुत सारे बिंदु मिलकर के एक पथ का निर्माण करता है। इस पथ को ही क्या बोलते हैं, सर्किल। कि वृत्त एक तल के उस बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त जो होता है एक बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर होता है। जैसे कि O एक फिक्स पॉइंट है, केंद्र है, केंद्र से सबका एक फिक्स पॉइंट के जो होता है बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह होता है, उसी को हम लोग सर्किल कहते हैं। जो निश्चित बिंदु होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो O है वो हमारा वृत्त का केंद्र है। वो क्या है, केंद्र है। वो क्या है, केंद्र है। और जो निश्चित दूरी होती है, अचर दूरी होती है, जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। जैसे रेडियस की बात करें तो O से लेकर के P तक, OP हमारा एक त्रिज्या है, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। चलिए यह हो गया वृत्त का डेफिनेशन। आगे देखेंगे कि जीवा किसको बोलते हैं, जीवा किसको बोलते हैं। तो देखिए जीवा जो है, मान लिया जाए कि कोई हमारे पास एक सर्कल है, तो चलिए एक सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल हो गया। इस सर्कल पर एक कहीं भी दो पॉइंट ले लीजिए। मान लिया हमने एक पॉइंट ले लिया A और दूसरा पॉइंट ले लिया B। एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B। इन दोनों पॉइंट को वृत्त के परिधि पर कहीं भी दो पॉइंट को मिला देंगे तो यह जो रेखाखंड बनेगा या जो लाइन बनेगा इसी को बोलते हैं जीवा। तो A और B को मिलाते हैं। चलिए A और B को मिला दिया तो यहाँ जो लाइन बना इसी को बोलते हैं जीवा। यहाँ जो लाइन बना उसी को क्या बोलते हैं, जीवा, यानी कोड बोलते हैं। ठीक है। वृत्त के परिधि पर दो बिंदु को कहीं मिलाया जाए तो वह जो आकृति बनेगी वो उसका जीवा कहलाएगा। डेफिनेशन, वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे AB एक जीवा है। यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है कि इसका एक सेंटर होता है, इसका एक सेंटर होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर हमारे पास O है। सेंटर क्या है, O। तो जहाँ भी सेंटर से मिल करके कोई भी जीवा पार करे वह सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पीला लाइन से जो दर्शा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो सेंटर से होकर जो लाइन जा रहा है वह जो है हमारा जीवा ही है, लेकिन यह सबसे बड़ी जीवा है। यहाँ से मान लिया जाए कि PQ जो है, P और Q दो पॉइंट को मिलाए, यह सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि वह इसके केंद्र से होकर जा रहा है, O केंद्र से होकर के जा रहा है। इस वजह से यह सबसे बड़ी जीवा है और सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास बोला जाता है। सबसे बड़ी जीवा जो है वह व्यास कहलाता है। PQ यहाँ पे व्यास कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं, डायामीटर। ठीक है। जीवा क्या है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला है, थोड़ा सा इसमें देखते जाएंगे। वृत्त की जो अभी बताए हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसका व्यास कहलाता है। और व्यास बराबर फार्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। तो अब त्रिज्या पहले देख ले। त्रिज्या किसको बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं कि उसका जो सेंटर है, सेंटर O से कहीं भी दो पॉइंट मिला दिया जाए तो उसका त्रिज्या कहलाएगा। तो देखिए O से हम एक पॉइंट पर मिला रहे हैं, O से P तक मिलाएं तो OP जो बना हमारे पास वह त्रिज्या बना। OP क्या बना, त्रिज्या बना। O से P तक मिलाएं, जैसे यहाँ पे O पॉइंट था, O से P तक मिला रहे हैं। देखिए O से लेके P तक, Q तक, तो OP जो बना, OQ बना, वो हमारा त्रिज्या कहलाया। तो देखिए OQ और OP दो त्रिज्या नहीं हो जाएगा।
तो 2 त्रिज्या यानी 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास, तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, आगे देखेंगे कि वृत्त को 2 बिंदुओं से एक और केवल एक ही जीवा खींची जा सकती है। क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त के 2 पॉइंट से कितनी जीवा खींची जा सकती है, 1 2 3 4 अनगिनत, तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही जीवा खींची जा सकती है। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है, एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है, जो कि आप लोगों ने अभी देखा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या कहता है, एक वृत्त पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अगर खींचने की बात हो तो अनेक जीवा खींची जा सकती है, अनेक जीवा खींची जा। लेकिन जैसे ही बात आता है कि 2 पॉइंट से कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो केवल एक। ठीक है, अगला देखें, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब जीवा है, यह सर्किल है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है और बी है, 2 पॉइंट है, दोनों से मिला करके कितना खींचा जा सकता है, तो ए और बी था तो यहाँ से एक खींचा गया। उसी तरह से देखिए 2 पॉइंट और लेते हैं, पी और क्यू लेते हैं, यहाँ भी एक जीवा खींचा गया। यहाँ से लेते हैं आर और एस, दोनों को मिला दिए आर एस हो गया। फिर यहाँ से मिला दिए एम और एन, यहाँ भी एक जीवा हो गया। यानी 2 पॉइंट से जो भी रेखाखंड खींचा जाएगा सब उसका जीवा कहलाएगा। अब आ गया कि सेकंड किसको बोलते हैं, यानी छेदक किसको बोलते हैं, छेदक किसको बोलते हैं। वहाँ पे वृत्त के सर्किल पर मतलब परिधि पर 2 पॉइंट को मिला दे रहे थे तो वह उसको जीवा कहला रहा था। तो यह जो छेदक होता है, एक रेखा होता है जो वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, सिर्फ मिलाता ही नहीं है बल्कि प्रतिच्छेद करते हुए बाहर तक चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे 2 बिंदु हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट बी हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए ए और दूसरा पॉइंट ले लिए बी, ए और बी 2 पॉइंट लिए, यहाँ से एक रेखाखंड लिए, ऐसे ये बढ़ते चला जा रहा है छेद करते हुए आगे। यानी 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको छेदक रेखा बोलते हैं। ऐसा रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है प्रतिच्छेदक रेखा कहलाती है। इससे संबंधित कुछ है, वृत्त पर 2 बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कैसी रेखा, तो छेदक रेखा। 2 बिंदुओं को लेकर के वृत्त पर केवल एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। लेकिन पूरे वृत्त की यदि बात करें तो अनगिनत हो जाएगा। एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखा खींची जा सकती है। निचला पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे, देखिए फिगर में नीचे क्लियर किए हैं, एक छेदक रेखा यहाँ पे खींचा है, एक मान लीजिए छेदक रेखा ए है तो ए और बी हो गया, उसी तरह से सी और डी हो गया, ई और एफ हो गया, एम और एन हो गया। ये सब क्या है, छेदक रेखा है, क्योंकि यह प्रतिच्छेद कर रहा है, आगे निकलते जा रहा है, तो छेदक रेखा क्लियर हो गया। अब अगला हम देखेंगे आगे क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा टेंजेंट किसको बोलते हैं, वह रेखा जो वृत्त से होकर एक बिंदु पर मिलती है, जो वृत्त को एक जगह पर टच करती है, एक बिंदु पर मिलती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, टेंजेंट कहलाता है। एक बिंदु पर जो स्पर्श करे उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। एक बिंदु पर जो स्पर्श करे या एक बिंदु पर आकर के मिलती है या टच करती है, स्पर्श रेखा कहलाता है। और जिस पॉइंट पर टच करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। जिस पॉइंट पर टच करता है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। देखिए जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है, वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। जैसे देखिए एक सर्किल था रेड कलर का, वहाँ पर ब्लू कलर से एक रेखा आया, ऐसे सटा कर चला गया, पास कर गया। तो यहाँ जो आया हमारे पास, जो क्या किया, यहाँ पे बिंदु ओ, मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पे ओ था, ओ पर ओ बिंदु पे आकर के यह टच कर गया, ओ बिंदु पर आकर के टच कर गया, तो वहाँ पे ओ जो हो जाएगा स्पर्श बिंदु हो जाएगा। और जो रेखाखंड गया है ए बी जो होगा हमारे पास टेंजेंट होगा। ए बी क्या होगा, ए बी एक रेखा है, इस रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा, क्योंकि यह एक सर्किल पर एक जगह स्पर्श किया है, इसलिए इसका नाम हो गया स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर इसने स्पर्श किया है उस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। तो आपको स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, दैट मीन्स टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आएगा। टेंजेंट का मतलब एक सर्किल पर एक पॉइंट पे जाके टच करे, स्पर्श करे, स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहलाता है। या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है वैसा कांटेक्ट पैलेस जहाँ पर आके कांटेक्ट हो जाए,
क्लियर है। अगर आगे देखेंगे, आगे हमारे पास नोट में है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक पॉइंट हो तो एक पॉइंट से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन अगर पूरे वृत्त पर बात करें तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अगर पूरी वृत्त की बात करें तो अनेकों स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है। आगे ध्यान देंगे, जैसे देखिए ये फिगर में देखेंगे, यहाँ पे फिगर एक है, इस फिगर में कितने स्पर्श रेखा है। देखिए एक रेखाखंड गया ए से बी तक स्पर्श रेखा, दूसरा है सी से डी तक, फिर यहाँ पे ई से लेकर के एफ तक, यह हो गया। उसके बाद यहाँ पे मान के चलिए पी से लेकर क्यू तक, यह हो गया हमारा स्पर्श रेखा। तो इसके बारे में देखेंगे, यदि यह हो गया सारा स्पर्श रेखा। अब दो वृत्त से संबंधित देखेंगे फिगर, दो वृत्त से रिलेटेड। जैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास देखिए दो वृत्त आ गया, तो दो वृत्त से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो दोनों पर स्पर्श रेखा हो। तो यहाँ पर यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उन पर तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब यदि दो वृत्त हो और दोनों बाहर स्पर्श करे, अंदर अंदर नहीं। जैसे यहाँ पे दो वृत्त है, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का, दोनों एक पॉइंट पे यहाँ पे स्पर्श किया है, स्पर्श पॉइंट पी मान के चलते हैं। यदि बाहर में कहीं पे स्पर्श करे, प्रतिच्छेद करे, तो उनसे केवल तीन ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक स्पर्श रेखा है जहाँ पर टच किया उससे होकर के जाएगा, जिसका नाम ए और बी ले रहे हैं, पी पॉइंट पर स्पर्श किया, पहला हो गया। दूसरा इधर से पी और क्यू है, जो कि यहाँ पे एक टच किया, एक इस पॉइंट पे टच किया, ठीक है। तो दूसरा हो गया। उसी तरह से एक और लेके चलिए, एम और एन स्पर्श रेखा है, ये भी दो पॉइंट पे टच किया है। तो जब दोनों वृत्त में टच कर रहा है, कहने का मतलब है कि यदि दो वृत्त कहीं बाहर में एक जगह स्पर्श रेखा स्पर्श करता हो तो उनसे केवल तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ जो दोनों पर सटा हो, दोनों के लिए कॉमन है। तो तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यह हमारा हुआ इससे संबंधित। अगला है, आगे ध्यान देंगे अगला क्या कहता है। अगला इसमें देखेंगे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतर रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उन पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए दो सर्किल है, या एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का, अंदर में जाकर के क्या कर गया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। अंदर में एक बिंदु पर कहाँ प्रतिच्छेद किया है, अंदर में प्रतिच्छेद किया है, तो उन पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। केवल एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे कौन सा स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो देखिए एक स्पर्श रेखा है जो P पर जाके टच कर गया है। इस रेखा का नाम यदि ए और बी ले तो केवल एक होगा जो दोनों को टच करेगा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा अलग है, प्रतिच्छेदी रेखा अलग है। प्रतिच्छेद रेखा होता है जो काटते हुए बाहर निकल जाए, और स्पर्श रेखा है जो सिर्फ जाके छूते हुए बाहर निकले, स्पर्श करते हुए। क्लियर है। आगे ध्यान देंगे, अगला लाइन क्या कहता है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उन पर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कहा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यदि दो बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो उन पर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कैसे, देखिए हमारे पास दो सर्किल है, एक रेड एक बैगनी, दो बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। सर्किल एक बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु का नाम है, एक बिंदु यहाँ पर ले लीजिए P और दूसरा बिंदु ले लीजिए Q। दो पॉइंट पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। तब इस कंडीशन में दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो। एक है स्पर्श रेखा AB और एक स्पर्श रेखा है CD। दो स्पर्श रेखा हो गया कब, जब दो बिंदु पर दो सर्किल आपस में प्रतिच्छेद करे तब। इसी में आगे देखेंगे एरो मार्क, यदि दो वृत्त आपस में क्या करे, संकेंद्रीय हो तब क्या कंडीशन होगा। संकेंद्रीय का मतलब आपको बताए थे, दोनों का केंद्र जब समान होता है तब देखिए यहाँ पे
दो वृत्त है, दोनों का केंद्र संकेंद्रीय है। जैसे देखिए एक है ब्लू कलर का यहाँ पे सर्किल और एक है रेड कलर का, दोनों का सेंटर जो है केंद्र ओ है, दोनों का सेंटर क्या है, ओ है। तो उसी को हम बता रहे थे कि यदि दो वृत्त संकेंद्रीय हो, संकेंद्रीय का मतलब दोनों का सेंटर या केंद्र एक हो, तो उन पर भी उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श नहीं खींचा जा सकता है। उन पर क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। क्यों नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि देखिए दोनों को कैसे हम खींचेंगे कि दोनों पर स्पर्श करें, एक पर स्पर्श करेगा तो दूसरा को प्रतिच्छेद कर जाएगा। इस तरह से संकेंद्रीय वृत्त पर कभी भी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट नहीं डाला जा सकता है। आगे देखेंगे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे तो उन पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैक्सिमम कितना, 4 उभयनिष्ठ। यदि दो वृत्त एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता हो, कहीं बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करता, कहीं नहीं काटता हो, तो उस पर 4 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। कौन सा, स्पर्श रेखा। देखिए इस तरह से हम बनाए कि दोनों कहीं भी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, कहीं नहीं काट रहा था। एक ब्लू रेखा वाला ध्यान दीजिए और एक लाल रंग का वृत्त और एक ब्लू रंग का वृत्त, दोनों एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, कहीं भी काट नहीं रहा है। तो मैक्सिमम इस कंडीशन में 4 हमारे पास टेंजेंट होंगे। टेंजेंट का नाम है, एक ए से चले बी तक, ए बी हो गया, दूसरा चले सी से डी तक जो दोनों को टच कर रहा है, तीसरा हो गया मान के चलिए पी से क्यू तक, क्लियर है, चौथा हो गया एम से लेके एन तक। 4 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कब, जब उन पर एक भी बिंदु पर कोई प्रतिच्छेद ना करे, एक भी बिंदु प्रतिच्छेद ना करे, तब उन पर कितना, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह हमारा हो गया टेंजेंट के केस में। अब हमारा है चाप किसको कहते हैं, आर्क किसको बोलेंगे, आर्क कौन है। तो आर्क एक वृत्त के परिधि का भाग है। आर्क क्या है, एक वृत्ति का भाग है। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग वृत्त का आर्क या चाप कहलाता है। वृत्त का परिधि का कोई भी भाग वृत्त का चाप कहलाता है। क्लियर है। जैसे हमारे पास अगर देखिए यह वृत्त का परिधि था, वृत्त का परिधि पर एक पॉइंट मान लिए ए और एक मान लिए बी। तो ए और बी जैसे ही हम पॉइंट मान लिए, ए और बी क्या मान लिए, पॉइंट मान लिए, तो हमारे पास इसका देखिए कैसे निकालेंगे। तो इस वृत्त के परिधि पर 2 पॉइंट को लेकर के जब हम मिलाएंगे तो दोनों पॉइंट क्या कहलाएगा, चाप। जैसे देखिए ए और बी को हम मिला रहे हैं, ए और बी को क्या कर रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, ए और बी को मिलाते जा रहे हैं। तो यह जो तिरछा वाला वृत्त का पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे वृत्त का चाप, इंग्लिश में आर्क बोलेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, यह वृत्त का परिधि से रिलेटेड है ना। आर्क किस पे बना, आर्क बना वृत्त के परिधि पर, तो जाहिर सी बात है कि इसके फार्मूला में परिधि आएगा। तो चाप की, यह हो गया चाप या चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई की बात करें, ए से बी तक जो गया है लंबाई, वही चाप की लंबाई हुआ। ए से बी तक जो गया है वह लंबाई हुआ। तो एक बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है। तो बड़ा वाला का दीर्घ चाप और छोटा वाला का लघु चाप बोलते हैं। तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा इंटू 360, थीटा बटा 360 गुना वृत्त की परिधि। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं, थीटा अपॉन 360 गुना वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को 2πr से नोट किए हैं, जहाँ पे थीटा जो है इस चाप का हेल्प से वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए चाप जो है ए बी, ए और बी को हम केंद्र से मिलाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, उसी को बोलते हैं थीटा। तो देखिए ए से केंद्र ओ को मिला दिए तो एक बन गया चाप, और दूसरा बी से मिला दिए ओ को। तो यहाँ जो बना केंद्र पर ओ पर, इसी को बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पे थीटा हो गया। थीटा क्या है, चाप के द्वारा वृत्त पर बना कोण, उसको बोलते हैं थीटा एंगल। तो इसका फार्मूला बन गया थीटा बटा 360 गुने वृत्त की परिधि। अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो थीटा इंटू 360, सॉरी थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr,
यह जो बना हमारा चाप की लंबाई का फॉर्मूला बना। अब आता है केंद्रीय कोण। अभी बता रहे थे केंद्रीय कोण, किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा आंतरिक कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। जैसे ध्यान दिए, केंद्रीय कोण किसको बोलते हैं, तो वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा आंतरिक कोण को केंद्रीय कोण बनते हैं। यहाँ पे एक जीवा है, मान के चलिए ए और बी जीवा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक जीवा है। यहाँ से केंद्र पर जो मिला देंगे, जो केंद्र पर जो एंगल बनेगा उसको केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो सेंट्रल एंगल तक आपको क्लियर है। अब अगला हमारा क्या है, वृत्त का त्रिज्या खंड। वृत्त का त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्या के द्वारा वृत्त को दो खंड में बांटना वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है। किसी वृत्त में दो त्रिज्या, किसी वृत्त में दो त्रिज्या एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसे इस फिगर की बात किया जाए तो इस फिगर में हमारे पास, इस फिगर में देखिए दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या सेंटर ओ हो गया, ओ से लेके ए बी तक गया त्रिज्या आर है, एक बी है बी तक गया इसका भी त्रिज्या आर है। तो दो त्रिज्या को हेल्प से इसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्या खंड कहते हैं। तो देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला करके दो त्रिज्या के हेल्प से इसमें दो तरीका क्या बना, चाप बना। एक चाप का नाम हो गया ए, यहाँ पर एक ए से गया, ए से कैसे गया तो ए सी होते हुए गया, ए सी बी, एक बन गया ए, यह जो है छोटा है देखने में तो इसको लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे। दूसरा एक बड़ा हो जाएगा, अब ए से तो जा रहा है लेकिन ए डी से होते हुए जा रहा है, ए डी बी तक, तो यह देखिए बड़ा रास्ता है, तो ये बड़ा त्रिज्या खंड हो जाएगा। ये क्या होगा, बड़ा त्रिज्या खंड होगा, यानी ब्लू वाला जो हो गया बड़ा त्रिज्या खंड हो गया और रेड कलर से जो दर्शाए हैं वह छोटा त्रिज्या खंड हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड किस पे डिपेंड करता है, वृत्त के एरिया पर। तो इसका फॉर्मूला बनता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो थीटा जो है सेंट्रल एंगल है, सेंटर पर बना एंगल, तो फॉर्मूला बनता है थीटा बटा 360 गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखे तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया। यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई, लंबाई वृत्त की परिधि पर होता है तो 2 पाई आर से रिलेटेड होगा। यह दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है, त्रिज्या खंड हो गया। अब आगे देखेंगे वृत्त खंड किसको बोलते हैं। यहाँ पे वृत्त खंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखिए सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है, किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्किल ले लिया जाए, देखिए क्या एक जीवा लेना है, तो देखिए यह सेंटर हो गया, ए और बी से हम दो पॉइंट को लेकर के एक जीवा ले रहे हैं। तो चलिए ए और बी को मिला दिए, तो ए और बी को मिलाने के बाद एक जीवा मिला। ए जीवा जो वृत्त के क्षेत्र को दो भाग में बांट दिया, एक चाप को, मतलब एक बड़ा परिधि था इसको दो चाप में कन्वर्ट कर दिया। एक चाप था ए से होते हुए सी होते हुए कहाँ तक गया, एक गया बी तक, ए सी बी, और एक गया ए से डी होते हुए बी तक गया। तो दोनों में अंतर है, दोनों में कौन सा चाप बराबर है, ऊपर वाला सी बराबर बड़ा है, तो यह दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा और नीचे वाला लघु वृत्तखंड कहलाएगा। यानी वृत्तखंड की बात करें तो एक जीवा और इसके चाप के लेंथ को लेकर के जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। उसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। तो चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो कैसे होता है उसको ध्यान देंगे। है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड इसमें कौन सा हुआ, देखिए वृत्तखंड इसमें हुआ जो पीला लाइन है ना ए बी, ए बी इस वृत्त को दो भाग में बटा है।
एक पीला लाइन येलो लाइन के ऊपर का पूरा एरिया, एक येलो लाइन के नीचे का एरिया, दो है तो दोनों वृत्तखंड कहलाएगा। जो बड़ा वाला है वह दीर्घ वृत्तखंड और जो छोटा वाला है लघु वृत्तखंड। तो छोटा वाला को हम देखिए ब्लू से कलर कर दिए हैं, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि यदि हमारे पास एक क्या है सर्किल, अरे त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए एक त्रिभुज ले लिए, यह त्रिभुज था। त्रिभुज में बीच में हमारे पास यदि थीटा दे दिया हो और दो इसका थीटा के साथ में दो साइड दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल फार्मूला पढ़ना है कि यदि दो दिया हुआ है क्या, दो इसका भुजा बीच का थीटा, तो इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर 1/2। और जो दो भुजा दिया है दोनों भुजा को आपस में गुना कर दो और साइन थीटा लगा दो। ठीक, तो 1/2 इंटू दो भुजा था r इंटू आर इंटू में साइन थीटा लगा दो। जैसे एक और ले ले तो 1/2 इंटू एक भुजा था a और दूसरा भुजा था b और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो इसका फॉर्मूला होगा साइन थीटा, यानी 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 AB साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ थीटा के जो है किसके बीच बना है, a और b के बीच बना है। तो चलिए यह हो गया हमारा त्रिभुज। अब चलेंगे कि यदि इसमें चाप में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लेकिन हमको पहले त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, उसके दो त्रिज्या और चाप से मिलकर के जो बनता है उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या खंड कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या खंड हो जाएगा, त्रिज्या खंड देखिए, चले O से A तक, फिर C से P तक, यानी पूरा रेड वाला जो बना है वो पूरा त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो चलिए इसको अभी बताए हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू होता है पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड कौन सा हो गया, OACB, यानी पूरा रेड जो डायग्राम बना है वो त्रिज्या खंड है। इसमें से ऊपर वाला वो त्रिभुज जो बच रहा है, कौन सा त्रिभुज हमारे पास जो बना त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाले ऊपर वाला, यानी RR एक पीला लाइन से जो बना है उसका क्षेत्रफल। तो अभी बताए हैं कि यदि बीच में थीटा दिया हुआ है, किसके बीच में, दो भुजा के बीच में थीटा, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और दोनों भुजा को आपस में गुना कर दो और साइन थीटा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 और दोनों भुजा हमारे पास है R गुना R और गुना में क्या होगा साइन थीटा, यानी यह हमारे पास बचा 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यह हो गया हमारा त्रिभुज का। लेकिन हमारा जो ब्लू कलर का जो डीप किया हुआ है यह है वृत्तखंड। तो हमको निकालना था एक्चुअली वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमारे पास त्रिज्या खंड जो बड़ा वाला रेड कलर से दर्शाया जा रहा है, इसमें से एक त्रिभुज घटा दे तब, यानी त्रिज्या खंड कौन सा त्रिज्या खंड, तो OACB का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज, तो OAB का। तो देखिए इसको यदि घटा दिया जाए तो हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यही हमारा बन गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो ऊपर में बताए थे। इसमें से भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर को कॉमन कर दो तो थीटा बटा 360 यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। यह हमारा ओरिजिनल फार्मूला हो गया किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का ओरिजिनल फार्मूला हो गया। तो इस तरह से ध्यान देना है, त्रिज्या खंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता दिए।